सब्सक्राइब कीजिए आईएएस स्टडी सेंटर चैनल को और बेल आइकन को दबा दीजिए झारखंड स्पेशल से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए। गुड इवनिंग। आज के क्लास में हम लोग जो है एसपीटी के क्लास को कंटिन्यू करेंगे। अभी तक हम लोगों ने एसपीटी के फ्रेमवर्क को देखा है। इसके अलावे हम लोग जो है अध्याय 1 को भी देख लिए। अध्याय 1 को अच्छी तरह से हम लोगों ने समझ लिया है। इसके अंतर्गत हम लोगों ने धारा 1, धारा 2, धारा 3 और धारा 4 को अच्छी तरह से मैंने समझाया आप लोगों को। तो यहाँ पे धारा 4 के अंतर्गत जो है, जो आखिरी था हम लोगों का पिछले क्लास का आखिरी जो टॉपिक था धारा 4, उसमें मैंने कुछ परिभाषाओं को बताया था। देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो है धारा 4 था। लास्ट मैंने धारा 4 बताया था, जिसमें हम लोगों ने जितनी भी प्रमुख परिभाषाएं हैं धारा 4 के अंतर्गत उसे मैंने बताया। तो उसे मैंने सीरियली नहीं बताया था, बस मैंने परिभाषा बता दिया कि किस चीज़ को क्या कहते हैं। जैसे आदिवासी किसे कहा जाएगा, कृषि वर्ष किसे कहा जाएगा। तो धारा 4 के अंतर्गत जो है टोटल सब क्लाउज 22 है, 22 है। तो आज के क्लास में हम लोग जो है सारे जितने भी धारा 4 के अंतर्गत सब क्लाउज हैं उसे देख लेते हैं और अध्याय 2 को देख लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। धारा 4, इसके अंतर्गत हम लोगों ने परिभाषाओं, जो भी प्रमुख परिभाषा था उसे देख लिया है। इसके अंतर्गत टोटल जो है 22 परिभाषाओं को हम लोगों को देखना था। तो जो जो मेन था उसे मैंने बताया, लेकिन एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, इसीलिए मैं इसे भी बता देता हूँ कि सब क्लाउज 1, 2, 3 से लेकर 22 तक में कौन कौन सा आता है। तो चलिए देखते हैं। धारा 4 के अंतर्गत पहला जो सब क्लाउज है वह है आदिवासी। इसमें जो है आदिवासी को परिभाषित किया गया है कि आदिवासी कौन होगा। तो इसमें मैंने बताया था कि अनुसूची बी के में जितने भी जाति सूचीबद्ध होंगे वे सारे जो है जनजाति बन जाएंगे, यानी आदिवासी बन जाएंगे। तो इससे प्रश्न बनेगा कि आदिवासी को किस धारा के अंतर्गत रखा गया है। तो धारा 4 के अंतर्गत रखा गया है। फिर प्रश्न बन सकता है कि आदिवासी को धारा 4 के किस सब क्लाउज में रखा गया है। तो आपका जवाब होगा सब क्लाउज 1। ठीक है। अब सब क्लाउज 2 देखते हैं। इसमें कृषि वर्ष को उल्लेखित किया गया है। अध्याय 1 में धारा 4 के अंतर्गत सब क्लाउज 2 में जो है कृषि वर्ष को परिभाषित किया गया है। तो प्रश्न बनता है कि अध्याय 1 के अंतर्गत धारा 4 में कृषि वर्ष को किस सब क्लाउज के अंतर्गत परिभाषित किया गया है। तो आपका जवाब होगा सब क्लाउज 2 के अंतर्गत। अगला है सब क्लाउज 3। इसमें जो है भूगतबंध अथवा पूर्ण भोग बंधक, इसको परिभाषित किया गया है। और ये सारी चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से परिभाषित किया है। इसका डिफिनेशन मैंने आप लोगों को बताया है। अगर आप लोग प्रीवियस क्लास नहीं देखे हैं तो आप लोगों को यह समझ में नहीं आएगा। आप लोग प्रीवियस क्लास जाके देख ले, 10 या 15 मिनट का क्लास है वो। ये सारी चीज़ों को मैंने वहाँ पे जो है डिफाइन किया है। बस यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि कितने पोजीशन पे आएगा, कितने नंबर पे यह सब क्लाउज आएगा। ठीक है। तो पहला सब क्लाउज था आदिवासी, दूसरा सब क्लाउज था कृषि वर्ष, तीसरा था भुगतबंध अथवा पूर्ण भोग बंधक, चौथा जो सब क्लाउज है वह कमिश्नर है। ठीक है। और यहाँ पे कमिश्नर को जो है परिभाषित किया गया है कि कहीं और का कमिश्नर नहीं, क्योंकि हर एक जगह पर कमिश्नर होगा। तो यहाँ पे कमिश्नर को बोला गया है, कमिश्नर से तात्पर्य है संताल परगना डिवीजन का कमिश्नर, यानी कि जो भी संताल परगना डिवीजन का कमिश्नर होगा उसे ही इसमें परिभाषित किया गया है, कहीं और का नहीं। संताल परगना का कमिश्नर, यह कमिश्नर का मतलब हो गया क्या, तो संताल परगना का कमिश्नर। फिर सब क्लाउज 5 में जो है समुदाय को जो है डिफाइन किया गया है। तो यहाँ से प्रश्न बनते हैं, इसीलिए मैं बार बार बता रहा हूँ कि किस सब क्लाउज के अंतर्गत जो है समुदाय को शामिल किया गया है धारा 4 में। तो आपका जवाब होगा सब क्लाउज 5। प्रश्न बनेगा किस सब क्लाउज के अंतर्गत आदिवासी को जो है धारा 4 में शामिल किया गया है। तो जवाब होगा सब क्लाउज 1। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सब क्लाउज है 6। इसमें जो है डिप्टी कलेक्टर को डिफाइन किया गया है। तो धारा 4 के अंतर्गत जो है सब क्लाउज 6 किससे रिलेटेड है, तो डिप्टी कलेक्टर से रिलेटेड है। फिर सब क्लाउज 7, यह जो है डिप्टी कमिश्नर से रिलेटेड है। तो यह सबको आप लोग रट जाइएगा, कितना सब क्लाउज में कौन आता है। तो सब क्लाउज 7 में कौन आ रहा है, डिप्टी कमिश्नर आ रहा है। धारा 4 के अंतर्गत सब क्लाउज 7 में डिप्टी कमिश्नर है। फिर सब क्लाउज 8, धारा 4 के अंतर्गत सब क्लाउज 8 में जो है जोत यानी कि होल्डिंग को डिफाइन किया गया है, इसे परिभाषित किया गया है। अगला है सब क्लाउज 9। तो धारा 4 के अंतर्गत सब क्लाउज 9 में जो है खास ग्राम को परिभाषित किया गया है। फिर अगला है धारा 4 के अंतर्गत सब क्लाउज 10 में जमींदार के बारे में बताया गया है, जमींदार को परिभाषित किया गया है। ठीक है। अगला है सब क्लाउज 11। इसमें जो है गैर आदिवासी को डिफाइन किया गया है कि गैर आदिवासी कौन होंगे। तो वे सारे लोग गैर आदिवासी होंगे जो अनुसूची बी में शामिल नहीं हैं।
तो मैंने इसे बताया है, ये सारे को आप लोग देख लीजिएगा पिछला क्लास में। तो यह इंपॉर्टेंट हो जाता है आप लोगों के लिए बहुत, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनेंगे कि धारा 4 के किस सब क्लाउज में, कोई भी एक नाम दे देगा, खास ग्राम किस सब क्लाउज में है, तो आपका जवाब होगा सब क्लाउज 9। चलिए अगला देखते हैं 12वां नंबर। अगला है 12 सब क्लास 12। इसमें जो है विनिहित को दिया गया है। बस यहाँ पे आप लोग इसे रट जाइए, ये सबको जो है डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उतना बड़ा ये नहीं चीज़ है, ठीक है ना। तो बस इसे जानिए कि धारा 4 के अंतर्गत किस सब क्लाउज में विनिहित को डाला गया है, तो सब क्लाउज 12 में डाला गया है। फिर सब क्लाउज 13 में जो है रैयत को परिभाषित किया गया है। 12 में किसको परिभाषित किया गया था, तो विनिहित को। 13 में किसको परिभाषित किया गया है, तो रैयत को। सब क्लाउज 14 में, धारा 4 के अंतर्गत सब क्लाउज 14 में जो है किसे परिभाषित किया गया है, तो अभिलिखित को या अभिलेखित को, यानी रिकॉर्ड को परिभाषित किया गया है, क्या रिकॉर्ड होगा। फिर धारा 4 के अंतर्गत सब क्लाउज 15 में जो है लगान को परिभाषित किया गया है। फिर धारा 4 के अंतर्गत सब क्लाउज 16 में जो है संताल सिविल रूल्स को डिफाइन किया गया है। इसे भी मैंने डिटेल में बताया है, आप लोग प्रीवियस वीडियो देख लीजिएगा। जो जो इसमें इंपॉर्टेंट था वे सारे को मैंने जो है अच्छी तरह से डिफाइन किया है, तो आप लोग प्रीवियस वीडियो जरूर देखिएगा, यानी पार्ट 2 या पार्ट 3 है आप लोगों का। तो चलिए अगला देखते हैं सब क्लाउज 17। इसमें जो है संताल परगना को जो है डिफाइन किया गया है, यानी कि यह संथाल परगना को इस तरह यहाँ परिभाषित किया गया है कि संथाल परगना से तात्पर्य है, मतलब है कि संथाल परगना के परमंडल के अंतर्गत दुमका, साहेबगंज, पाकुर, गोड्डा, देवघर और जामताड़ा जिले से है। यानी कि ये सारे जिले मिलके क्या बन गए, संथाल परगना बन गए। इसे ही परिभाषित किया गया है किस सब क्लाउज में, तो सब क्लाउज 17 में। किस धारा के अंतर्गत, तो धारा 4 के अंतर्गत सब क्लाउज 17 में। अब देखते हैं सब क्लाउज 18। इसमें जो है लगान की बंदोबस्ती दर को परिभाषित किया गया है। अगला है धारा 4 के अंतर्गत सब क्लाउज 19। इसमें जो है खाली जोत को परिभाषित किया गया है। अगला है 20 सब क्लाउज 20। इसमें जो है ग्राम को परिभाषित किया गया है। प्रश्न बनेगा धारा 4 के अंतर्गत ग्राम को किस सब क्लाउज में परिभाषित किया गया है, तो आपका जवाब होगा 20 सब क्लाउज 20। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है सब क्लाउज 21। इसमें जो है ग्राम समुदाय को परिभाषित किया गया है। तो धारा 4 के अंतर्गत सब क्लाउज 21 में ग्राम समुदाय को परिभाषित किया गया है। फिर अगला है सब क्लाउज 22। इसमें ग्राम प्रमुख को परिभाषित किया गया है, इसे डिफाइन किया गया है। तो प्रश्न बन सकता है धारा 4 के अंतर्गत ग्राम प्रमुख को किस सब क्लाउज के अंतर्गत डिस्क्राइब किया गया है या परिभाषित किया गया है, तो आपका जवाब होगा सब क्लाउज 22। तो हम लोगों ने धारा 4 के अंतर्गत जितने भी सब क्लाउज हैं वे सारे को हम लोगों ने देख लिया। टोटल जो है धारा 4 के अंतर्गत सब क्लाउज 22 थे, यानी कि धारा 4 के अंतर्गत हम लोगों को जो परिभाषाएं पढ़ने होते हैं टोटल 22 परिभाषाएं पढ़ने होते हैं, और जिसमें जो भी इम्पॉर्टेंट था, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट था, उन सारे परिभाषाओं को मैंने डिफाइन कर दिया है क्लास 2 में। आप लोग देख लीजिएगा पार्ट 2 एसपीटी का, उसमें आप लोगों को मिल जाएगा। तो चलिए आज हम लोग जो है अध्याय 2 को शुरू करते हैं। अध्याय 2, इसके अंतर्गत हम लोगों को ग्राम प्रमुख और मूल रैयत के बारे में पढ़ना है। तो अध्याय 2 में हम लोगों को क्या पढ़ना है, ग्राम प्रमुख के बारे में जो भी चीज़ होगा सारी चीज़ों को पढ़ेंगे और मूल रैयत के बारे में पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत धारा 5 से लेकर धारा 11 तक को हम लोगों को देखना है। तो चलिए धारा 5 देखते हैं हम लोग, एक्ट 5। इसके अंतर्गत ग्राम प्रधान की नियुक्ति को बताया गया है। तो प्रश्न बन सकता है कि ग्राम प्रधान की नियुक्ति जो है किस धारा के अंतर्गत आता है, तो आपका जवाब होगा धारा 5 के अंतर्गत आता है। इस धारा के अनुसार खास ग्राम में ग्राम प्रधान की नियुक्ति की जा सकती है। मैंने अभी तक बताया था पिछले क्लास में कि कोई भी खास ग्राम अगर है तो वहाँ पे ग्राम प्रधान नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे धारा 5 में बोला जा रहा है कि इस धारा के अनुसार, धारा 5 के अनुसार जो है खास ग्राम में ग्राम प्रधान की नियुक्ति की जा सकती है यदि रैयत अथवा भूस्वामी इसके लिए आवेदन करे। यानी कि जो भी वहाँ का रैयत है या भूस्वामी है यानी जमींदार है, उसके द्वारा जो है अगर आवेदन किया जाएगा उपायुक्त के पास, तो खास ग्राम के लिए जो है ग्राम प्रधान की नियुक्ति की जा सकती है। और जैसे ही ग्राम प्रधान की नियुक्ति होगी यह खास ग्राम जो है नॉर्मल ग्राम में, सामान्य ग्राम में तब्दील हो जाएगा। खास ग्राम तब तक ही खास ग्राम होता है जब तक उसमें ग्राम प्रधान नहीं होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी में देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट और। ग्राम प्रधान की नियुक्ति के लिए उस गांव के कम से कम 2/3 रैयतों की सहमति आवश्यक होगी। यानी कि जो भी गांव है उस गांव का जो रैयत है उस कम से कम 2/3 रैयत की जो है सहमति आवश्यक होगी, तभी जो है ग्राम प्रधान की नियुक्ति की जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली धारा है धारा 6।
इसके अंतर्गत देख लेते हैं क्या है, जमींदार ग्राम प्रधान की मृत्यु का प्रतिवेदन देगा। तो इससे प्रश्न बन सकता है कि किस धारा के अनुसार जो है जमींदार ग्राम प्रधान की मृत्यु का प्रतिवेदन उपायुक्त को देगा। तो आपका जवाब होगा धारा 6 के अनुसार। किस अध्याय के अंतर्गत, तो अध्याय 2 के अंतर्गत। देखते हैं इसे। यदि गैर खास ग्राम में ग्राम प्रधान की मृत्यु हो जाए तो भूस्वामी 3 माह के अंदर ग्राम प्रधान की नियुक्ति के लिए उपायुक्त के समक्ष आवेदन दे सकता है। देखिए यहाँ पे मैं एक दो चीज़ समझा देता हूँ कि कोई भी अगर गैर खास ग्राम है और वहाँ पे जो है ग्राम प्रधान की मृत्यु हो गई, तो मैं शुरू से ही बताते आ रहा हूँ, जैसे कहीं कोई गांव में ग्राम प्रधान नहीं रहा, मृत्यु हो गया या कुछ भी हो गया, तो उस गांव में क्या हुआ, ग्राम प्रधान नहीं रहा, उसका पद नहीं रहा, तो वह गांव जो है गैर खास ग्राम से चेंज होकर खास ग्राम में चेंज हो जाएगा। और खास ग्राम होना बहुत ही डिमेरिट की बात हो जाती है, क्योंकि बहुत सारी बेनिफिट उन्हें नहीं मिल पाती है। इसीलिए वहाँ का जो जमींदार होता है वह चाहता है जल्दी से जल्दी ग्राम प्रधान की नियुक्ति हो जाए और उनका गांव जो है खास गांव से फिर गैर खास गांव में तब्दील हो जाए। इसीलिए क्या करेगा, यह जो भूस्वामी है, जमींदार है, वह ग्राम प्रधान की मृत्यु से लेकर जिस दिन मृत्यु हुई उस दिन से 3 माह के अंदर जो है उपायुक्त के पास जाएगा और बताएगा कि ग्राम प्रधान की मृत्यु हो चुकी है, हमें जो है नए ग्राम प्रधान की नियुक्ति करानी है, इसके लिए जो है आवेदन देना है। तो यह जो है आवेदन फिर उपायुक्त को सौंप देगा। तो यह सारा चीज़ किसके अंतर्गत था, धारा 6 के अंतर्गत था। चलिए अगले धारा की ओर बढ़ेंगे हम लोग। अगली धारा है धारा 7। देखते हैं क्या है। तो ग्राम प्रधान द्वारा कबूलियत का लिखा जाना और जमानत का दिया जाना। इसमें होता क्या है, ग्राम प्रधान को एक पट्टा दिया जाता है, ठीक है, और उसे जो है कबूलियत लिखवाई जाती है। इसमें लिखाया जाता है कि वह जो है अपने पद के कार्य संपादन में वे सारे नियमों का पालन करेगा जो राज्य सरकार द्वारा बनाए जाएंगे। तो यह जो है कबूलियत लिखाया जाता है और इसके द्वारा जो है कुछ जमानत भी दी जाती है। तो धारा 7 के अंतर्गत ये सारा चीज़ था। तो प्रश्न बन सकता है कि ग्राम प्रधान द्वारा कबूलियत किस धारा के अंतर्गत लिखा जाता है। तो आपका जवाब होगा धारा 7 के अंतर्गत। ये सारा एसपीटी का भाग है। अगला है धारा 8, देख लेते हैं। धारा 8 जमींदार द्वारा नए नियुक्त ग्राम प्रधान, ठीक है। तो जमींदार द्वारा जो है नया जो है ग्राम प्रधान का नियुक्ति की जाएगी। मगर यहाँ पे जान लीजिए कि जो भी ग्राम प्रधान बनता है ना किसी गांव का, तो उसका जो उत्तराधिकारी होगा, उसका बेटा या जो भी वही जो है ग्राम प्रधान फिर बनते रहेगा। यानी कि एक बार जो ग्राम प्रधान बन गया, उसका बेटा, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा। लेकिन कोई ग्राम प्रधान ऐसा रह गया जिसका कोई उत्तराधिकारी ही नहीं है, तो अब क्या किया जाएगा, तो जो जमींदार है वे नए ग्राम प्रधान की नियुक्ति करेगा। अगर ग्राम प्रधान का बेटा ही अगर ग्राम प्रधान बना तो उसे भी कोई भी कागज पत्र या कोई भी प्रतिलिपि देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वह उसे जो है अपने पिता से ही सारा चीज़ मिल गया। लेकिन कोई नया जो है ग्राम प्रधान बना तो जमींदार जो है उसके लिए सारी चीज़ों का आवंटन करेगा। तो देख लेते हैं। तो जमींदार द्वारा नए नियुक्त ग्राम प्रधान को जमाबंदी एवं खेवट खातियान की प्रतियों का दिया जाना, यानी जो भी खातियान है, जो भी जमाबंदी है, सारी चीज़ों से उसे जो है अवगत कराएगा। जो नया ग्राम प्रधान है उसे अवगत कराया जाएगा जमींदार द्वारा। और अगर पहले वाला ही था ग्राम प्रधान तो उसका बेटा तो सब चीज़ जान रहा है, फिर उसका भी बेटा सारा चीज़ जानेगा, तो वो सबको देने की ज़रूरत नहीं है। कंडीशन क्या है कि ग्राम प्रधान का कोई उत्तराधिकारी नहीं रहा, अब जो है जमींदार द्वारा कोई नया ग्राम प्रधान नियुक्त किया जाएगा, तभी जो है जमाबंदी और खातियान सब उसे सौंपा जाएगा। और यह जो है नियुक्ति तिथि से 3 महीने भीतर दिया जाएगा। जमींदार द्वारा जो है जो नए ग्राम प्रधान बने उन्हें नियुक्ति तिथि से 3 महीने के भीतर जो है ये सारे चीज़ दिए जाएंगे। यह सारा जो है धारा 8 के अंतर्गत है। अगली धारा की ओर बढ़ेंगे, धारा 9 ग्राम प्रधान के पद का अनंतरणीयता, ठीक है ना। तो ग्राम प्रधान के पद की अनंतरणीयता देखते हैं क्या है। तो इस धारा के अनुसार ग्राम प्रधान का पद हस्तांतरणीय नहीं होगा, यानी कि ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है। ग्राम प्रधान का जो भी पोस्ट है उसे ट्रांसफर नहीं किया जाएगा, धारा 9 के अंतर्गत है। तो प्रश्न बन सकता है कि किस धारा के अंतर्गत, किस अध्याय के अंतर्गत जो है ग्राम प्रधान का पद हस्तांतरणीय नहीं है, ट्रांसफर लायक नहीं है। तो आपका जवाब होगा अध्याय 2। फिर पूछेगा किस धारा के अनुसार जो है ग्राम प्रधान का पद जो है हस्तांतरणीय नहीं है, तो आपका जवाब होगा धारा 9 के अंतर्गत। अध्याय 2 के अंतर्गत धारा 9 के अंतर्गत जो है ग्राम प्रधान का पद हस्तांतरणीय नहीं है, ट्रांसफर लायक नहीं है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगली धारा है 10।
किसी ज़मीन का मूल रैयती जोत समझा जाना। देखते हैं क्या है। तो कोई ज़मीन जो अभी लिखित नहीं है यानी रिकॉर्ड में दर्ज नहीं की गई है, उसे मूल रैयत के जोत के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा। यानी वैसा ज़मीन जिसका अभिलेख है ही नहीं या उसका रिकॉर्ड दर्ज ही नहीं है, तो उसे जो है मूल रैयत की जोत के रूप में यानी ज़मीन के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा। लेकिन कोई बंजर भूमि जो मूल रैयत द्वारा आबाद या रहने लायक बनाई गई हो, तो उसे रैयत जोत यानी कि होल्डिंग समझा जाएगा। यानी कोई बंजर ज़मीन है, पूरी खाली ज़मीन है, उसका कोई यूज़ नहीं है, और उसे मूल रैयत ने अच्छा कर आबादी लायक बना दिया कि आदमी वहाँ जाके बस सके, रह सके, तो वह ज़मीन जो है अब रैयत जोत समझा जाएगा। तो हम लोगों ने देखा धारा 10। तो इससे प्रश्न बन सकता है कि किसी ज़मीन का मूल रैयती जोत समझा जाना किस धारा के अंतर्गत आता है। तो आपका जवाब होगा एसपीटी के किस धारा के अंतर्गत आता है। तो आपका जवाब होगा धारा 10 के अंतर्गत आता है। चलिए अगली धारा देखते हैं। अगली धारा है 11, ग्राम प्रधान की पुरस्कार निधि। देखते हैं क्या है। तो इस धारा के अनुसार मूल रैयत अथवा रैयत से वसूले गए सभी जुर्माने ग्राम प्रधान के पुरस्कार निधि में जमा किए जाएंगे तथा इस निधि का व्यय यानी खर्च जो है उपायुक्त के निर्देशानुसार किया जाएगा। यानी कि यहाँ पे यह समझिए कि यह जो धारा है धारा 11, इसके अनुसार मूल रैयत, मैं बोल रहा हूँ मूल रैयत या नहीं तो रैयत द्वारा जो भी जुर्माना वसूला जाएगा वे सारे जुर्माने को जो है ग्राम प्रधान के पुरस्कार निधि में जमा कर दिया जाएगा। लेकिन यह जो पुरस्कार निधि जमा हुई है, इस निधि का भी जो खर्च है ग्राम प्रधान उपायुक्त के निर्देशानुसार ही करेगा, अपने मन से वह नहीं कर सकता है। तो इससे प्रश्न बन सकता है कि एसपीटी के अंतर्गत ग्राम प्रधान की पुरस्कार निधि का उल्लेख किस धारा के अंतर्गत किया गया है। तो आपका जवाब होगा धारा 11। पूछेगा किस अध्याय में किया गया है, तो अध्याय 2 में किया गया है। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। कल की क्लास में हम लोग आगे बढ़ेंगे, अध्याय 3, 4 और 5 को देख लेंगे हम लोग, क्योंकि वो थोड़ा सा बड़ा है। तो चलिए 2 क्लास और लगेगा, फिर एसपीटी आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।